अरे इसको तो बंद करो। अबे गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिला तो रोज तुक्का मारता रहता, किसी दिन तो बर्थडे होगा। गुड मॉर्निंग। नहीं यार, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो आ जाओ, चश्मा भूल गया हूं आज। आज चश्मा भूल गया हूं, हाँ। कमेंट हिसाब से लिखना भाई, मुझे नहीं दिख रहा दूर का। चलो कोई नहीं, दिख जाएगा, सबका कमेंट आता है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। चश्मा गाड़ी में ही रह गया आज तो। राम 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 भाई, राधे राधे। जय। आ जाएगा, हार्ड कॉपी मॉड्यूल का आ जाएगा, टेंशन ना लो भाई। पीयूष, गोपाल, झा, बलजीत, अमरेश, समन, अक्षित, अनु, बलजीत, सुमंत, अभय, आयुष्मान, साहिबा। टेस्ट का सिलेबस बताया तो बच्चे, जय श्री महाकाल, क्या बात है। टेस्ट, अरे गाड़ी में भूल गया भाई चश्मा, अभिजीत ध्यान से संभाल लेना है। अब कौन लेने जाएगा? अरे टूट नहीं गया भाई, गाड़ी में पड़ा रह गया, क्लास लिया ऑफलाइन और तुरंत इधर आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ। लव फ्रॉम सिलीगुड़ी, ओह बहुत प्यारी जगह है सिलीगुड़ी, आऊंगा कभी ना कभी। सर बेसिक से ही तो करवाते हैं, क्या कर रहे हो। हाँ आज क्वेश्चन करेंगे रोहित सिंह। हाँ चलिए बच्चों, आ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए देखते हैं। टेस्ट का सिलेबस अभी अपलोड हो गया होगा, नहीं हुआ है तो शाम तक हो जाएगा पक्का। अरे तबीयत अभी सही हो जाएगी आप लोग से बात करके, है ना। स्पेक्स गाड़ी में है भैया, छूट गए। ऑफलाइन क्लास लिया, इसके बाद इधर आ गया, है ना। चलिए आ जाओ आ जाओ। ओके, ऑरेंज अलर्ट। चलो भाई देखो जरा, बच्चों देखो, लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दो लॉ डिराइव किए गए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दो लॉ डिराइव किए गए थे। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, पढ़ चुके हैं। अरे लॉ ऑफ डोमिनेंस इतना सा है कि जब दो अलग अलग एलील हो ना, कैपिटल डी स्मॉल टी, तो एक एक्सप्रेस करेगा, एक एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो एक्सप्रेस करेगा, उड़ीसा आ चुका हूं बच्चे, विश्वजीत एक बार आया था जगन्नाथ जी के दर्शन करने, आऊंगा एक दोबारा आऊंगा। अच्छा ठीक है, अब वापस पटना सब, ग्रीनलैंड, ओ भाई उतनी दूर नहीं आऊंगा मैं, अभी अभी इंडिया घूमने का काम चल रहा है मेरा। अच्छा सुनिए, अब हाँ, अपलोड हो गया ना सिलेबस। हाँ ऋतिक बोल रहा है सिलेबस नहीं, देवांश बोल रहा है सिलेबस अपलोड हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन हाईलाइट करनी चाहिए। हिंदी का हार्ड कॉपी आ जाएगा बच्चे, संडे तक से आई थिंक अवेलेबल हो जाएगा, है ना, अगले संडे तक से तो हो जाएगा, ठीक है। आसाम जा चुका हूँ, कामाख्या के माता के दर्शन कर चुका हूँ एक बार, उधर भी आऊंगा, जब आऊंगा उधर तो सारा घूम के आऊंगा, नॉर्थ ईस्ट पूरा। अयोध्या एक बार जा चुका हूं, दोबारा आऊंगा। लखनऊ नहीं गया हूं, आजमगढ़, पटना नहीं गया हूं, अभिजीत। अल्मोड़ा वेरी नाइस प्लेस। ठीक है चलिए बच्चों, बाकी मिलना जुलना बातें होती रहेंगी। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से दो लॉ आए थे, एक है इनकम, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर दो अलग अलग एलील हैं तो एक का इफेक्ट दिखेगा और एक का नहीं दिखेगा। जिसका दिखेगा इफेक्ट वो है डोमिनेंट, और जिसका नहीं दिखेगा वो रेसेसिव। सही है। इसके दो एक्सेप्शन मैंने बोले थे, दो एक्सेप्शन बोले थे। एक बोला था क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक को डोमिनेंस। बिल्कुल एमबीआई का वन शॉट बिल्कुल कराऊंगा, चिंता ना करो, तगड़ा बना के लाऊंगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो बता दिया था मैंने। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन संभालिएगा, बस थ्योरी वाला पार्ट में मैं यही है, फिर आज न्यूमेरिकल पार्ट है, आज मस्ती से सवाल करेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसमें भी मैं एनसीईआरटी फॉलो करूंगा, जहां लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था ना अपन एनसीईआरटी से, वहीं से लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन वाली बात भी करेंगे। ग्वालियर आ चुका हूं एक बार मैं, कैंसर हॉस्पिटल में डिसर्टेशन किया था मैंने पहाड़ों में। चित्रकूट भी आता रहता हूं, छवि, आसाम, आसाम, सब जगह आऊंगा। अभी 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 पढ़ लो डाइवर्ट ना करो, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं, ठीक है बच्चों। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। हाँ, आ जाइए। मामला ये है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किन बातों पर बेस्ड है। पहले ये आ जाओ बच्चों, पहले ये लॉ बेस्ड है बच्चों ऑन मियोसिस। ये लॉ बेस्ड है ऑन मियोसिस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। किस पर बेस्ड है? मियोसिस पर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। एक बात, ठीक है। चलो बच्चों, अपना लोकेशन बाद में बताना जब घूमने की बारी आएगी, अभी तो पढ़ाना है। तो सुनिए, ये लॉ किस पर बेस है मैंने अपनी तरफ से बता दिया, अपनी तरफ से बता दिया, राइट। अब एनसीईआरटी क्या कहती है वो सुनिएगा। एनसीईआरटी कहती है बच्चों, ये लॉ बेस्ड है इस फैक्ट पर कि एलील्स कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखाते। क्या? एलील्स कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखाते। ब्लेंडिंग नहीं दिखाते मतलब एलील्स की कोई मिक्सिंग नहीं होती, सही है, मिक्सिंग नहीं होती। दूसरा, और किस पर बेस्ड है? और किस पर बेस्ड है? और ये इस बात पर बेस्ड है बच्चे कि F2 में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर रिकवर हो जाते हैं। टॉल डॉर्फ दोनों आ गए थे, जबकि F1 में एक कैरेक्टर नहीं आया था। डॉर्फ कहां आया था? ये एनसीईआरटी है बच्चों। देखिए देखिए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं बच्चों, वही पेज नंबर कौन सा है एनसीईआरटी में लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला? आई थिंक 75 है लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, है ना, पुरानी एनसीईआरटी में। बाकी लॉ ऑफ डोमिनेंस के नीचे देख लो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, उसी को लिख रहा हूं मैं, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, क्या किस पर बेस्ड है? दैट एलील्स डू नॉट शो एनी blending. Alleles do not show any blending. And एक सेकंड, एंड दैट एलील मिक्स नहीं करते, ब्लेंडिंग मतलब मिक्स नहीं करते। और किस पर बेस्ड है? एंड दैट बोथ पेरेंटल कैरेक्टर्स, एंड दैट बोथ पेरेंटल कैरेक्टर्स आर, संभालना बच्चों, हां, बोथ पेरेंटल कैरेक्टर्स दोबारा आ जाते हैं F2 में, आर रिकवर्ड एज सच इन F2 generation. F2 generation. However, one parental character, is not seen in F1 generation. Not seen in F1 generation. तो मैं ये बोल रहा हूं, हाँ बिल्कुल, नई एनसीईआरटी में पेज 59, पुरानी में 75, राइट। हाँ, प्लांट फिजियो में ही पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। तो देखो ये एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी क्या कहती है कि ये लॉ किस पर बेस्ड है बच्चों, कि एलील्स की कोई मिक्सिंग नहीं होती। F2 में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर आ जाते हैं, टॉल और डॉर्फ, जबकि F1 में एक पेरेंटल कैरेक्टर नहीं आता। कौन सा नहीं आता है? डॉर्फ। लेकिन F2 में दोनों आ गए थे। ये तो किस पर बेस्ड है वो बात हो गई। अब ये लॉ क्या कहता है, उसके लिए बच्चों अगले पेज में चलते हैं। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है बच्चों, ये लॉ ये कहता है कि देखो, पेरेंट्स के पास एक जीन के दो एलील हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हैं, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, अरे गैमीट फॉर्मेशन को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं ना, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये दोनों एलील रैंडमली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गैमीट बनते समय, ये गैमीट है मान लो, तो गैमीट बनते समय ये दोनों एलील रैंडमली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट में घुस गए। एक में
एक गैमीट में रैंडमली का मतलब यह है कि दो में से कोई एक इसमें कोई इसमें गया। मतलब मान लो इसमें कैपिटल टी चला गया, इसमें स्मॉल टी चला गया। तो एक गैमीट में एक जीन का एक ही एलील आएगा। एक गैमीट में एक जीन का सिर्फ एक ही एलील आएगा। किसी गैमीट में कैपिटल टी जाएगा, किसी में स्मॉल टी जाएगा। तो हर गैमीट को एक जीन का एक ही एलील मिला ना, हर गैमीट को एक जीन का एक ही एलील मिला। इसीलिए कहते हैं गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। इसी को कहते हैं गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। गैमीट ऑलवेज प्योर है मतलब गैमीट में जो जीन है, तो गैमीट में हमेशा एक जीन का एक ही एलील पहुंचता है। इसी को कहते हैं गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। तभी इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। सही है? ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग नहीं होती बच्चे। तो देखो ना ये लॉ क्या कहता है, दो पेरेंट्स contain two alleles of a gene। एक गैमीट, एक पेरेंट में एक जीन के दो एलील है, बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन गैमीट बनते समय both the two alleles segregate randomly from each other। Both the two alleles segregate randomly from each other। सही है? तो both the two alleles segregate randomly from each other। दोनों एलील एक दूसरे से रैंडमली अलग हो जाएंगे और एंटर हो जाएंगे इनटू टू डिफरेंट गैमीट्स मतलब thus क्या ईच गैमीट रिसीव आनंद। देख भाई, तुझे कैसे पता चलेगा कौन से एलील गया? अगर तू गैमीट देख पाएगा, तेरी आंखें इतनी तीव्र नजर वाली हुई, गैमीट तू देख पाएगा, गैमीट के अंदर का डीएनए देख पाएगा, उसके अंदर का एलील देख पाएगा, तो बिल्कुल बता सकता है कहां क्या गया। सही है? हाँ, तो ऐसे क्यों सोच रहा है भाई? तू नहीं देख पाएगा, डीएनए थोड़ी दिखेगा तुझे। So and enter into two different gamete, thus each gamete receive only one allele of a gene। क्या रिसीव करेगा? one allele of a gene। that's why gametes are said to be pure। फिर से ये लॉ मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं, सिंपल है। पेरेंट के पास एक जीन के दो एलील थे, गैमीट बनते समय दोनों एलील रैंडमली एक दूसरे से अलग हो गए और अलग अलग गैमीट में चले गए। किसी गैमीट में कैपिटल टी चला गया, किसी में स्मॉल टी चला गया, लेकिन हर गैमीट में एक जीन का एक ही एलील पहुंचा। और क्योंकि एक एलील पहुंचा, मतलब हर गैमीट में एक जीन का केवल एक ही एलील होता है, इसीलिए गैमीट को प्योर कहते हैं। सही है? समझ गए मेरी बात? ओके, ठीक है। यह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बच्चों, सेग्रीगेशन ऑफ थोड़ी मियोसिस सुनिए ना बच्चों, थोड़ा सुनिएगा मेरी बात, अभी फोकस करिए समझने में, बाद में बात करेंगे। देखो, क्या थोड़ा बहुत डिवीजन पता है आपको? ये कुछ इतना मैं कुछ बता रहा हूं, क्या आपको पता है कि मेटाफेज वन में मान लो ये कैपिटल टी एलील है, ये स्मॉल टी एलील है। अभी भाई आप इतनी जेनेटिक्स नहीं पढ़े हो
कि आपको 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम लेकर समझाऊं। आगे चलकर जब मैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, तो 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम लेकर 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम लेकर आपको फिर से समझाऊंगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी। समझ रहे हो? अभी फिलहाल सिंगल क्रोमेटिड से काम चलाते हैं। तो देखो ना, मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम इक्वेटर पर है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रोमोसोम इक्वेटर पर है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी इक्वेटर में है। लेकिन जब एनाफेज 1 आता है बच्चों, एनाफेज 1 आता है तो याद है अपोजिट पोल चले जाते हैं क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम इधर चला जाता है, एक क्रोमोसोम इधर चला जाता है। मतलब मान लो कैपिटल टी इधर जा रहा है, स्मॉल टी इधर जा रहा है। अरे तो बोलते हैं ना फेज 1 में होता है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। सेग्रीगेशन मतलब अलग होना, होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। अब जब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने लगे तो उन पर लोकेटेड एलील भी तो अलग हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछे होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन कब होता है या एलील्स का सेग्रीगेशन कब होता है, तो एक ही आंसर जाएगा, एनाफेज फर्स्ट। क्या? एनाफेज फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो मैं ये कह रहा हूं सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम या एलील्स। नीट में आ सकता है ये। भाई आप ये पढ़े बैठे रहते हो कि सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कब होता है? एनाफेज फर्स्ट में। नीट में आ गया सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स कब होता है? तो एनाफेज 1 में। बच्चे मैंने अभी बताया बच्चे, ये 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम की मदद से समझाऊंगा मैं, 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम की मदद से समझाऊंगा इसको बहुत जल्दी। जैसे ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, सटर्न और बोवेरी भर के डायग्राम बनाऊंगा, और चिंता ना करो वहां पर 2 क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, अभी छोटे बच्चों के लेवल का बता रहा हूं, अभी छोटे बच्चों के लेवल का कि भाई एक क्रोमोसोम है, क्योंकि अगर अभी बताया ना आप में से अधिकतर लोग फंस के बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए अभी कुछ ना बोलो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आने दो, अभी तो मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पढ़ाऊंगा सिंगल क्रोमेटिड वाले के हिसाब से, फिर बाद में 2 क्रोमेटिड वाला लेके बताऊंगा। ठीक है? हाँ अबे यार, वो बच्चे सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड था ना फेज 2 में, राजू पढ़ाया होगा वहां। अभी बच्चे होमोलॉगस क्रोमोसोम के हिसाब से समझ। ठीक है? हाँ समझना। ठीक है, चल बच्चे देख, तो मैं ये बोल रहा हूं होमोलॉगस क्रोमोसोम अगर आपको 2 क्रोमेटिड वाला बना के समझना है तो बना लो भाई। ये देखो 2 क्रोमेटिड वाला बना लो, 2 क्रोमेटिड वाला बना लो, क्या दिक्कत है? ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी कब अलग हो रहा है? एनाफेज फर्स्ट में। चलो 2 क्रोमेटिड वाला ही बना लो, बाद में देख लेना जो भी होगा। समझ गए? तो ये एनाफेज फर्स्ट में एक दूसरे से अलग होंगे, एनाफेज फर्स्ट में एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कब होता है? एनाफेज फर्स्ट में। वो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड होता है एनाफेज 2 में। ठीक है? ठीक है बच्चों, दूसरी बात करते हैं। मैं तो सिंपल कहता हूं, देखो ना इधर आओ जरा, एक क्रॉस किया था हमने क्रॉस किया था, आ जाओ। प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ का क्रॉस कराया था, कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी। तो F1 क्या आया था बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। अरे मतलब टॉल आया था, फिर मैंने सेल्फिंग कराई थी तो F2 आया था। याद है जब मैंने सेल्फिंग कराई थी तो इससे कैपिटल टी स्मॉल टी एलील अलग हो गए थे, इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गए थे। अरे मतलब सेग्रीगेशन हुआ था ना कैपिटल टी स्मॉल टी का। F2 में क्या आया था? कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी टी। ये क्या है? F2 जनरेशन। यही है ना? अब इसमें बच्चों जो कैपिटल टी टी वाला है वो टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल है, और स्मॉल टी टी वाला ड्वार्फ है। यही था। अब समझो मेरी बात बच्चे,
दो क्रोमेटिड मिलकर एक क्रोमोसोम बनता है, दो क्रोमेटिड मिलकर एक क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, ये एक डंडी एक क्रोमेटिड, दो डंडियां जुड़ जाए तो क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ इधर आओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा पर्पल पर्पल कर लेते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं। देखो, मैंने बोला सेग्रीगेशन ऑफ एलील या होमोलोगस क्रोमोसोम कब होता है? एनाफेज फर्स्ट। अब सोचो, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर बच्चों ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग ना होते, ध्यान देना, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग ना होते, सेग्रीगेशन ऑफ एलील ना होते, तो बताओ स्मॉल टी ड्वार्फ कैसे आता? टॉल तो आ जाता, ड्वार्फ कैसे आया? ड्वार्फ इसीलिए आया ना, ड्वार्फ इसीलिए आया ना क्योंकि इसके दोनों एलील अलग हो गए, इसके दोनों अलग हो गए, तो स्मॉल टी टी जुड़ के ड्वार्फ आ गया। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि इट इज ड्यू टू segregation of alleles, it is due to segregation of alleles that both that एक सेकेंड that both parental traits are या parental traits reappear in F2 generation। अरे 12 तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन ड्वार्फ क्यों आया? सेग्रीगेशन के कारण। समझ रहे हो? ब्लेंडिंग का मतलब होता है अगर कैपिटल टी स्मॉल टी एलील मिक्स होते ना बच्चे, तो ये टॉल ना आता, क्या था? इंटरमीडिएट हाइट। सही है, इंटरमीडिएट हाइट आता। तो अगर ब्लेंडिंग होती दोनों एलील की ना, तो ये टॉल ना आता, इंटरमीडिएट हाइट आता। ठीक है, अब आओ बच्चों, तो ध्यान रखना F2 में दोनों पेरेंटल ट्रेट क्यों आए? क्या बोला? F2 में इतना ड्वार्फ प्लांट आने की वजह क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ एलील। सही है, ठीक है भाई, डन। ओके बच्चे, तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बात आई, देखो, अब बात आई कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के बच्चे एक्सेप्शन थे दो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक्सेप्शन होगा, पढ़ेंगे, लिंकेज। ये लॉ बच्चे यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, थोड़ा गौर करिएगा। इस लॉ में बच्चे, इस लॉ में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा। कैसे? देखो तो, जो नॉर्मल कंडीशन में बच्चों, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बच्चों? देखो, नॉर्मल कंडीशन में यह होता है, ध्यान से देखना। अब भाई मैं एक क्रोमेटिड वाला बना कर रहा हूं, बाद में दो क्रोमेटिड वाला भी समझा दूंगा। ये देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम है। नॉर्मली क्या होता है? ये दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक एलील इधर चला गया, अरे एक क्रोमोसोम इधर चला गया, एक क्रोमोसोम इधर चला गया, तो एक एलील इधर, एक एलील इधर। तो जब गैमीट बनेगा तो एक गैमीट में कैपिटल टी पहुंच जाएगा, एक गैमीट में स्मॉल टी पहुंच जाएगा। यही है ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए। सही है, तो ड्वार्फ आने की मेन वजह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। सही है, हाँ, ये नॉर्मल कंडीशन है बच्चों, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कभी कभी ना बच्चों एलील्स सेग्रीगेट नहीं होते। एलील अरे बताया तो था, देखो, मान लो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये हुआ, ठीक है। अब हुआ ये बच्चों कि स्पिंडल फाइबर बने ही नहीं। नॉर्मली ये किसके मदद से अपोजिट पोल जाते हैं? स्पिंडल फाइबर के। मान लो स्पिंडल फाइबर बना ही नहीं। अब जब स्पिंडल फाइबर नहीं बना तो ये दोनों तो अपोजिट पोल नहीं जाएंगे, कहीं भी जा सकते। या तो दोनों इधर चले गए या दोनों नीचे चले गए। सोचो ऊपर चले गए तो
रैंडम है, कहीं भी जा सकते हैं, स्पिंडल फाइबर नहीं है। तो मान लो ऊपर चले गए तो एक ही गैमीट में कैपिटल टी स्मॉल टी ना पहुंच गया, और इसमें कुछ नहीं है। सही है, क्लियर? तो देख लो, मैं ये बोल रहा हूं ये लॉ यूनिवर्स यही तो है भाई। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे, सेग्रीगेशन ऑफ एलील होगा, एक गैमीट में एक जीन का एक एलील जाएगा। ये लॉ क्या कहता है, एक गैमीट में एक जीन का एक एलील जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में दिस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बट रेयर एक्सेप्शन इज नॉन डिसजंक्शन। ये सेग्रीगेशन को बोलते हैं डिसजंक्शन, और सेग्रीगेशन ना हुआ तो नॉन डिसजंक्शन। यहां हो रहा है सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन, यहां पर हो रहा है बच्चों सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन, और यहां क्या हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन, मतलब फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन। समझ रहे हो? सही। एक जीन के दो ही एलील होता है भाई। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में स्पिंडल फाइबर धागे हैं जो क्रोमोसोम को अपोजिट पोल ले जाते हैं। क्या बच्चे 11वीं नहीं पढ़ी दीपक सिंह? स्पिंडल फाइबर हिंदी मीडियम है तो तरकु तंतु है ना भाई। हां, अब मैं क्या बोल रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन में दोनों क्रोमोसोम अलग हो गए, एलील भी अलग अलग चले गए, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, नॉर्मल गैमीट्स बने। लेकिन रेयर एक्सेप्शन है इसका नॉन डिसजंक्शन, कि एलील अलग ही नहीं हुए, अलग नहीं हुए तो एक गैमीट में चले गए दोनों, ये एक्सेप्शन है इसका, बट इट इज रेयर। ये तो एबनॉर्मल कंडीशन है ना बच्चे, ये तो म्यूटेशन वाली बात हो गई, ये तो एबनॉर्मल कंडीशन है। समझ गए? अरे पूरी मियोसिस थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं राजू, ये पूरी मियोसिस नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चे। मैंने क्या बोला, लॉ ये सब चीजें दो क्रोमेटिड क्रोमोसोम सब लेकर समझाऊंगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जिस दिन पढ़ाऊंगा बच्चे, उस दिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम लेकर टेंशन नहीं लेने का, अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, अभी बेसिक लेवल की जेनेटिक्स चल रही है। सही है? हाँ। तो अब हाँ पूछा जा रहा है सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल मानेंगे। क्वेश्चन है मेंडल का कौन सा लॉ यूनिवर्सल है, सिर्फ यही यूनिवर्सल है और कोई सा नहीं है, क्योंकि दिस इज रेयर ना, ये तो भाई म्यूटेशन के कारण कभी कभी होगा। सही है? हाँ। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या लिख दूं भाई, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझाए बच्चों, इसको डिटेल में मैं दोबारा लेकर आऊंगा, चिंता ना करो। अभी उस लेवल का नहीं समझा सकता आपको, नहीं सब उलझ के बैठ जाओगे। ठीक है? क्या आएगा वो बात की बात है। अभी सिर्फ कितना, क्या लिखूं, अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्या? अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल किसके लिए बच्चों? फॉर ऑल sexually reproducing diploid organism। ठीक है? एसेक्सुअल के लिए नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट रेयर एक्सेप्शन पूछा जाए बच्चों तो बताएंगे, अदरवाइज इसे सीधा बोलना है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। एक अकेला मेंडल का लॉ जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है? हो गया बच्चों? लास्ट स्लाइड बैक कर लेना बच्चों, रितेश अपने आप दिख जाएगा तुझे लास्ट स्लाइड। अभी तो बताया, यहां पर सिर्फ इतना है, अगर एलील अलग हुए, पिछली स्लाइड में या तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों एलील अलग हो जाएंगे तो हर गैमीट में एक एलील पहुंचेगा, यह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
लेकिन रेयरली कभी कभी ये दोनों एलील अलग नहीं हो पाते, वो स्पिंडल फाइबर ही ना बने भाई, क्रोमोसोम अपोजिट पोल गए ही नहीं, दोनों एक ही तरफ चले गए, या ऊपर चले गए या नीचे। अब ऐसे में तो भाई फिर एक गैमीट में दो एलील आ गए, जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, एक गैमीट में एक जीन का एक ही एलील पहुंचता है, सही है। लेकिन यहां तो दो एलील पहुंच गया, तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिर्फ इतना है, हर गैमीट में एक जीन का एक एलील पहुंचता है। ठीक है बच्चों, ये है भाई। अब ठीक है, जीन की मल्टीपल कॉपीज अमन तेरे में कितनी है भैया? मैं तो डिप्लॉयड हूं यहाँ, डिप्लॉयड हूं तो मेरे पास हर क्रोमोसोम दो बार है, दो बार ही है, तो जीन के दो ही एलील है ना, जीन के दो ही एलील हैं, उससे ज्यादा होगा ही नहीं। हाँ, मैंने बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस से अपीयरेंस ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर F2 में समझाया जाता है। बिल्कुल बच्चे, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। 3:1 आने की वजह लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलना है, कुछ और नहीं बोलने की जरूरत है। दोनों पेरेंटल कैरेक्टर किसके कारण आए? मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एनसीईआरटी भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलती है, लेकिन एक आंसर देना है बच्चे, एक आंसर देना तो सेग्रीगेशन देना, सही है। F2 में ड्वार्फ आने की वजह क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, सही है। फिर से क्लियर करता हूं, क्या क्लियर करूं कि 3:1 आने का क्या आंसर देना है एनसीईआरटी के हिसाब से? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोनों पेरेंटल कैरेक्टर आना, डोमिनेंस सेग्रीगेशन, दोनों बोलना है, राइट। लेकिन एक आंसर देना है तो सेग्रीगेशन देना है, जो मैं बोल रहा हूं फॉलो करना है ना। अगर बोला जाए दोनों पेरेंटल कैरेक्टर F2 में आ गए, इसकी वजह क्या है? डोमिनेंस सेग्रीगेशन, दोनों, एक आंसर देना है तो सेग्रीगेशन, सही है। ड्वार्फ आने की वजह कोई पूछे तो सेग्रीगेशन, क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी अलग नहीं होंगे तो स्मॉल टी ड्वार्फ आएगा ही नहीं, तो ड्वार्फ आने की वजह सिर्फ सेग्रीगेशन देना, ये लिख के रखना, F2 में ड्वार्फ आने की वजह सेग्रीगेशन, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स बोला करो ना याद करने के लिए, ये ध्यान रखना। चलो थ्योरी पार्ट हो गया बच्चों, अब सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब बात आती है बच्चों, क्या बात आती है? अब बात यह आ रही है कि आप अपन को न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ जाना है। कैरेक्टर या ट्रेड कुछ भी लिख ले बच्चे, दानिश एनसीईआरटी ने लिख दिया है, कैरेक्टर तो मान ले, अदरवाइज ट्रेड ज्यादा सही है, कैरेक्टर लिखा है तो भी सही मानना है, एनसीईआरटी है। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे कोई सा भी क्रॉस हो। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछे क्या कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन से क्रॉस से डिराइव हुआ था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिराइव हुए थे, और डायहाइब्रिड क्रॉस से क्या डिराइव हुआ था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, देख लेंगे। अभी फिलहाल क्या देखना है? न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल पार्ट आ रहा है बच्चों, ध्यान से। अब आरंभ हो रही है जेनेटिक्स, गैमीट फॉर्मेशन। बच्चों गैमीट फॉर्मेशन हम समझेंगे फॉर्क लाइन मेथड से। किससे? फॉर्क लाइन मेथड से समझेंगे, राइट। हाँ ठीक है। कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे बच्चों? कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे का फॉर्मूला है 2⁻n। क्या है? 2⁻n। सर n क्या है? वैसे तो एक n तो मैंने उस दिन बताया था, क्या बताया था कि हाइब्रिड कैरेक्टर कितने हैं। हाँ बिल्कुल, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी फिर आ लिए सुनो, n मैंने बोला था नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर, अगर मोनोहाइब्रिड है तो n की वैल्यू 1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग नहीं होती, मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक पहुंचने दे बच्चे, मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। चलते चलो, सब जितने भी फेक कॉन्सेप्ट होंगे सब सही कर देंगे। ब्लेंडिंग वहां भी नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है,
प्रूव करूंगा ये, ठीक है। हाँ, तो सुनो बच्चों, एन क्या है? एन है बच्चों नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर इन जीनोटाइप। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, जीनोटाइप में कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं, या फिर बोलो जो पिछली क्लास में बोला था, नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर। क्या? नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर, नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, देखते हैं भाई, नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर ये है। क्या मतलब है सर हेट्रोजाइगस पेयर, क्या कह रहे हो? देखो बच्चे, इसमें कितने हेट्रोजाइगस है? एक हेट्रोजाइगस पेयर है, ये मोनोहाइब्रिड है। इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए है, एक हेट्रोजाइगस पेयर है, मोनोहाइब्रिड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बताओ जरा, ये बताओ इसे मोनोहाइब्रिड बोला जाए या डायहाइब्रिड बोला जाए? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये मोनोहाइब्रिड है या डायहाइब्रिड है? बोलो भाई, मोनोहाइब्रिड है डायहाइब्रिड है? एक 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 मोनोहाइब्रिड। हाँ, देखो बच्चे, ये डायहाइब्रिड नहीं है, ये डायहाइब्रिड नहीं है, मोनोहाइब्रिड है। क्यों? क्योंकि हेट्रोजाइगस तो एक ही है। अरे भाई, मैं ए से जेड लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने हेट्रोजाइगस उतने हाइब्रिड, जितने हेट्रोजाइगस उतने हाइब्रिड। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कैपिटल स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल डी स्मॉल डी, स्मॉल ई कैपिटल एफ स्मॉल एच, अभी भी ये मोनो हाइब्रिड ही है, क्योंकि हेट्रोजाइगस तो सिर्फ एक ही है। तो कोई कितने हाइब्रिड है ये डिसाइड होता है उसके पास कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं। अब कॉन्सेप्ट फिट बैठा? तो कभी भी एबीसीडी देख के नहीं बोलना इतने हाइब्रिड हो गया, जितने हेट्रोजाइगस पेयर उतने हाइब्रिड, सही है? हाँ, तो चलिए देखते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, कॉन्सेप्ट तगड़े करने हैं अब अपन को। अब तो अब बात आती है बच्चों, तो ये तो हो गया, ठीक है। हाँ, अब सुनिए मेरी बात। मामला यह है बच्चों, जब मैं अब गैमीट बनाऊंगा ना, अब मैं जब गैमीट बनाऊंगा तो कहीं पर अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल है, जीनोटाइप अगर होमोजाइगस है, तो पता है मैं क्या करूंगा? उसके लिए लाइन खींचूंगा, उसके लिए लाइन खींचूंगा। अगर कोई हेट्रोजाइगस है बच्चे, अगर कोई हेट्रोजाइगस है तो उसके लिए मैं फॉर्क खींचूंगा ऐसे। तभी तो मैंने इसको फॉर्क लाइन मेथड कहा भाई, सही है। वो डायहाइब्रिड क्रॉस अलग चीज है नकुल, कि दो कैरेक्टर का क्रॉस पढ़ रहे हो, उसे भी डायहाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहते हो क्योंकि F1 में वहां पर दो हेट्रोजाइगस वाला आता है, इसलिए डायहाइब्रिड कहते हो, ठीक है। हाँ, तो हो ठीक है। होमोजाइगस के लिए बच्चों, होमोजाइगस के लिए लाइन, हेट्रोजाइगस के लिए फॉर्क, बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल शीतल सही है। अच्छा, अब आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल, मान लो आ गया कि ये कितने टाइप के गैमीट बनाएगा, बोलो जरा। इसके लिए एन की वैल्यू क्या है, कितने हेट्रोजाइगस है इसमें, एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू बताओ जरा, बोलो भाई। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 आ रही है ना बच्चे? 0। अरे हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है बच्चा, तो एन की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 0 है। तो टाइप्स ऑफ गैमीट का फॉर्मूला क्या है? 2 रेज़्ड पावर एन। तो 2 रेज़्ड पावर 0 कितना आएगा? एक टाइप का गैमीट बनाएगा, एक टाइप का गैमीट बनाएगा। अरे होमोजाइगस है ना भाई, तो गैमीट कैसे लिखोगे? लाइन खींचो और लिख दो ए गैमीट बनेगा, बस। गैमीट का नाम क्या है? ए।
होमोजाइगस है तो लाइन खींचेगा और गैमीट लिख दिया ए। सही है। अच्छा, अब मान लो बच्चों कैपिटल ए स्मॉल ए है, अब तो एक हेट्रोजाइगस है ना, तो एन की वैल्यू 1, तो एन की वैल्यू 1 है तो 2^1 दो टाइप के गैमीट बनेंगे, दो टाइप के गैमीट बनेंगे। और याद है हेट्रोजाइगस के लिए फॉर्क खींचते हैं, तो गैमीट कैसे बनाओगे, फॉर्क खींचो और लिख दो, एक गैमीट बनेगा कैपिटल ए और एक बनेगा स्मॉल ए। सही है, दो तरह के गैमीट बन जाएंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए। सही है। अच्छा, अगला अगला क्वेश्चन, मान लो तीसरे नंबर पर मैं ले रहा हूं कि इंडिविजुअल ऐसा है, इंडिविजुअल इतना है। अब क्या करूं भाई, अब इंडिविजुअल ऐसा है लेकिन हेट्रोजाइगस तो फिर से एक ही है, तो 2^1 तो दो टाइप के गैमीट बनाएगा, दो टाइप के गैमीट बनाएगा, दो टाइप के गैमीट बनाएगा। कौन कौन से याद करो, ए होमोजाइगस है देखना, तो आगे लाइन खींचो और फिर लिखो कैपिटल ए, फिर फॉर्क खींचो। अरे कैपिटल ए से तो एक टाइप का गैमीट बनेगा ना, कैपिटल ए, और कैपिटल बी स्मॉल बी, फॉर्क में कैपिटल बी लिखो और स्मॉल बी लिखो, गैमीट क्या बन गए, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, दो गैमीट बन गए। कितने गैमीट बने, दो। अब किसी एक के बनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 या बोलो 50%, किसी एक के बनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 या 50%। भेजे में जा रही है मेरी बात, भेजे में जा रही है ना मेरी बात। ठीक है। हाँ, अब अगला सवाल देखो, मान लो चौथा लिया मैंने, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब याद है ये दोनों हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं, मतलब ये डायहाइब्रिड है, तो टाइप्स ऑफ गैमीट का फॉर्मूला तो 2², चार तरह के गैमीट बनाएगा बच्चों, चार टाइप के गैमीट्स बनेंगे। कौन कौन से बनने वाले हैं भाई, अरे हेट्रोजाइगस है, फॉर्क खींचो, लिखो कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर बी भी तो हेट्रोजाइगस है, फिर से फॉर्क खींचो, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके साथ भी फॉर्क खींचो, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका मतलब हुआ कि गैमीट बना इधर कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, इधर स्मॉल ए कैपिटल बी, और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी, चार तरह गैमीट बन गए ना। किसी भी एक के बनने की प्रोबेबिलिटी 1/4 या बोलो 25%, है ना, 25%। सही है। हाँ, क्वेश्चन आ जाएगा कि ये इंडिविजुअल स्मॉल ए बी गैमीट बनाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन आ जाएगा ये इंडिविजुअल स्मॉल ए बी गैमीट बनाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 या बोलो 25%, 25%। सही है। किसी भी एक गैमीट के बनने की प्रोबेबिलिटी है 25%। मान लो मैंने पूछा स्मॉल ए कैपिटल बी बी कैपिटल डी स्मॉल ई कितने टाइप के गैमीट बनाएगा, कितने टाइप के गैमीट। तो फिर से बोलता हूं, ABCD नहीं देखना है, देखना है कितने हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस एक है तो मोनोहाइब्रिड, तो 2^1 दो टाइप के गैमीट बनेंगे, दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे। कौन कौन है, एक सेकंड, दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे। कौन कौन से भाई, होमोजाइगस है लाइन खींचो स्मॉल ए लिखो, बी होमोजाइगस है लाइन खींचो कैपिटल बी लिखो, डी हेट्रोजाइगस है फॉर्क खींचो, सही है, कैपिटल डी स्मॉल डी, ई होमोजाइगस है लाइन खींचो, क्या बन गया गैमीट, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी स्मॉल ई। सही है, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी स्मॉल ई, दो तरह के गैमीट बने हैं।
किसी भी एक के बनने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 50%। सही है, चल रहा है सही। हाँ मतलब हेट्रो देखना है, होमो से कोई मतलब नहीं है। हेट्रो से ही तो फॉर्मूला आएगा भाई, क्या कर रहे हो? होमो क्यों देखोगे? मोनोहाइब्रिड तो नहीं देखना है, हेट्रोजाइगस देखना है, होमोजाइगस नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में तो 2n है, एन हेट्रोजाइगस है। बाकी तुझे कुछ भी देखना है, नीट निकालना है तो हेट्रोजाइगस देखना। ठीक है, हाँ। कितने हो गए भाई? ज्यादा नहीं हो गए क्या? 5, एक और लास्ट, हाँ 6। मान लो बच्चों क्वेश्चन है कि ये कितने टाइप के गैमीट बनाएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो ये 3 हाइब्रिड है बच्चों, 3 हाइब्रिड है, तो कितने टाइप के गैमीट बनाएगा? 8 तरह के, 2³ 8 तरह के गैमीट। और तीनों हेट्रोजाइगस है, तीनों हेट्रोजाइगस है। जो जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में लिखना है। हाँ ठीक है ना, देखते जाओ। अब देखो ट्राई हाइब्रिड है, 8 गैमीट, तो ऐसा करो ना, ये हेट्रोजाइगस है, फॉर खींचो, कैपिटल ए स्मॉल ए। बी भी तो हेट्रोजाइगस है भाई, फॉर खींचो, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसके साथ भी फॉर खींचो, कैपिटल बी स्मॉल बी। और फॉर खींचो, कैपिटल डी स्मॉल डी। इसके साथ भी फॉर खींचो, कैपिटल डी स्मॉल डी। सबके साथ फॉर खींचो और कैपिटल डी स्मॉल डी लिख दो। बन गए क्या 8 गैमीट? चेक करें कौन कौन से हैं। चलो बनाते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, पहला सही है। फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी। फिर कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी। अगला कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल डी। फिर इधर स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी। इधर स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल डी। इधर स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल डी। और इधर स्मॉल ए बी डी। सही है बच्चों, 8 बन गए। अब किसी भी एक के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी एक के बनने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है ना, 12.5% भाई। 1/8, 1/8, 1/8, किसी भी एक के बनने की प्रोबेबिलिटी 1/8। आ गया सही। अब बच्चों एक सवाल करना है इसी पेज पर। सवाल देखो जरा क्या है। इन आ ट्राई-हाइब्रिड प्लांट, in a tri-hybrid plant, what is the probability of gamete? What is the probability of gamete which contain? पहला only, थोड़ा इंग्लिश से खेलना है भाई, only dominant allele, only dominant allele. दूसरा only one dominant allele. तीसरा at least one dominant allele, at least one dominant allele. At least one dominant allele. बस बहुत है, 3 ही बहुत है। पता है ये क्वेश्चन यहां क्यों करा रहा हूं? अरे भाई प्रैक्टिस करा रहा हूं, अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए नीट में। ये नहीं सोच रहे कि अगली बार तैयारी करके आएंगे, जो भी करना है इसी बार करना है। ठीक है, हाँ तैयारी अच्छी रहेगी बच्चे तो अभी तो नीट में सिलेक्शन होगा यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो देखो पता है मैंने ये सवाल यहां क्यों कराया, क्योंकि ये देखो ना ट्राई-हाइब्रिड प्लांट गैमीट बने हुए हैं, इसी को देख देख कर आंसर बोल दो, इसी को देख देख कर आंसर बोल दो। सही है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ओनली डोमिनेंट एलील, 8 गैमीट हैं, इनमें से कितने गैमीट ऐसे हैं? हां अमन बिल्कुल सही बोल रहा है, शीतल का भी आंसर बिल्कुल सही है। एन की वैल्यू से नहीं भाई, गैमीट बनाना है उसके हिसाब से चलाना है।
मिताली का भी आंसर सही है। आलम तेरा दूसरा आंसर गलत है, पहले और तीसरे का सही है। हम्म। हाँ, पूजा का भी आंसर सही है। एकांश का ठीक है। साक्षी का भी सही है। मनीष, यार जीरो वाला गलत हो गया, बाकी तो सही है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। देखो बच्चों, अरे सिंपल है यार, गैमीट बने पड़े हैं। 8 में से कितने हैं जिनमें केवल डोमिनेंट एलील है? केवल डोमिनेंट एलील वाला कौन सा है? बस यही तो है भाई, केवल डोमिनेंट एलील वाला ये है बस। ऐसा गैमीट जिसमें केवल डोमिनेंट एलील है, कोई भी रेसेसिव नहीं है, अकेला है, बाकी सब में कोई ना कोई रेसेसिव है। तो पहले का आंसर तो आ गया 1/8। दूसरे का केवल एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए, केवल एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए। अब एक केवल एक डोमिनेंट एलील वाला गिनो जरा। अरे भाई, इसमें तो 3 डोमिनेंट एलील है, इसमें 2 है। इसमें 3 डोमिनेंट एलील, इसमें 2, इसमें भी 2। हाँ, इसमें केवल एक डोमिनेंट एलील है, इसके पास 2 है। इसके पास केवल एक डोमिनेंट एलील है, इसके पास भी एक है, इसके पास तो कोई नहीं है। 3 ही तो गैमीट आए यार जिसमें केवल एक डोमिनेंट है ना? तो 3 आउट ऑफ 8। क्या 3 आउट ऑफ 8? और इतनी अंग्रेजी आती है क्या? एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन बच्चों, हिंदी वालों को बोल दूं, कम से कम एक डोमिनेंट एलील। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक डोमिनेंट एलील। अरे तो कम से कम एक का मतलब समझते हो? कम से कम एक का मतलब है एक हो, एक होना चाहिए, 2 हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी चलेगा, क्योंकि जिसके पास 3 डोमिनेंट एलील है उसके पास भी तो कम से कम एक डोमिनेंट एलील जरूर है। इसका मतलब यह हुआ सबके पास कम से कम एक है या नहीं? ये ऊपर के साथ, ऊपर के साथ सबके पास कम से कम एक तो जरूर है। 1 2 3 जितने भी हैं, कम से कम एक जरूर है। हाँ, आखिरी वाले के पास कोई डोमिनेंट एलील नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा आखिरी वाले का? 7/8। काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। श्वेता कुमारी, सर 3 नहीं 4 आएगा। कहां 4? कहां से है भाई? गिन के बता, कहां है? कहां गया? क्या नाम था भाई? ढूंढ ले। ऐसे एलील गैमीट ढूंढना जिनमें केवल एक डोमिनेंट एलील हो। इसमें केवल एक है, इसमें केवल एक है, इसमें एक है, बाकी किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में एक भी नहीं है। ठीक है? हाँ, अच्छे से भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मकसद नहीं बोलना है भाई, नीट की तैयारी जोरों से। ठीक, अगला नाम, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल सुनिए बच्चों। अब अगला सवाल लेकर आता हूं। सबका मैसेज जा रहा है। और क्या करा दूं सवाल? आ जाओ, देखो सबका जा रहा है। मोहम्मद अतीक, तेरा भी आंसर सही आया था, अब आया है। देखो बच्चों, एक और तरीका बताता हूं गैमीट निकालने का। एक प्लांट है, एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल RR, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल E स्मॉल e है। ठीक, तो what will be the probability of, what will be the probability of following gamete? What will be the probability of following gamete? फॉलोइंग गैमीट की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक सेकंड। पहला मान लो है कैपिटल RDE गैमीट, और दूसरा है स्मॉल r कैपिटल D स्मॉल e। देखो बच्चों, n की वैल्यू 2 है, बिल्कुल सही है, n की वैल्यू 2 है। अरे एटलीस्ट वन का पीयूष, एटलीस्ट वन वाले का मतलब है कम से कम एक होना चाहिए। तो जिसके पास 2 है, कम से कम एक उसके पास भी माना जाएगा। जिसके पास 3 डोमिनेंट है उसके पास भी कम से कम एक है। सही है? हाँ। अब बच्चों, ये गैमीट तो आप बना लोगे, सब कर लोगे, मैं जानता हूं कर लोगे, लेकिन मैं एक्चुअली दूसरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। ये गैमीट बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, जैसे वो कोई बोल भी रहा था अभी कि बहुत वक्त लगता है, तो मैं चाह रहा हूं कोई दूसरा तरीका बताऊं। आ जाओ।
ऐसा किया करो, जब ऐसे सवाल आए तो ऐसा करो, पेरेंट लिखो, लिख दिया पेरेंट, पेरेंट लिख लिया, ध्यान से मेरी बातों को ध्यान देना, पेरेंट लिख लो, काट डालो पेरेंट को, काट डालो मतलब आर को अलग करो, डी को अलग करो, ई को अलग करो, नया जादू, नया तरीका, आसान तरीका, अलग कर दो, अलग हो गया। अब इनको अलग अलग गैमीट बनाओ। देखो मेरा मानना यह है कि अगर ये सिर्फ कैपिटल आर आर होता तो क्या गैमीट बनाता, सिर्फ कैपिटल आर, राइट। अगर ये कैपिटल डी स्मॉल डी होता तो फिर तो कुछ और नहीं है, सिर्फ कैपिटल डी स्मॉल डी है, तो फिर तो दो गैमीट बनता है, एक कैपिटल डी एक स्मॉल डी, राइट। मान लो कैपिटल ई स्मॉल ई है तो दो गैमीट बनते, या तो कैपिटल ई या तो स्मॉल ई, दो ही बनते और क्या बन गए, बन गए, सही है। अब 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 क्या करें, यहां से प्रोबेबिलिटी भर दो, यहां से प्रोबेबिलिटी भर दो भाई। देखो कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैपिटल आर आने की प्रोबेबिलिटी 1, कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी 2 है, तो इनमें से कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो जल्दी बोलो, कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो 1/2, दो में से एक। कैपिटल ई आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 है, कोई एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2, तो कितना हुआ 1/4, आपका भी 1/4 ही आ रहा था, सही है। ये तो सिंपल था, सल्फिंग की बात कहां थी। तो या तो फॉर्क लाइन से 4 गैमीट बनाओ या फटाफट काटो, अलग अलग करो, बस जवाब हाजिर है। अब दूसरे का स्मॉल आर आने की प्रोबेबिलिटी, अरे स्मॉल आर तो है ही नहीं तो 0, कैपिटल डी आने का 2 में से एक 1/2, स्मॉल ई आने का 2 में से एक, 0 इंटू 1/2 इंटू 1/2 0, दैट्स ऑल, सही है। आया मजा। ठीक है भाई। अरे इस मेथड में सिर्फ इतना करना है, जो भी पेरेंट दिया है ना उसका आर और डी और ई अलग कर लो, काट डालो, आर को अलग, डी को अलग, ई को अलग, ठीक है। अगर ये गैमीट बनाएगा तो क्या बनाएगा, एक कैपिटल आर, ये क्या बनाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी, ये कैपिटल ई स्मॉल ई, अरे अलीली अलग कर लिया करो बस, और इनको देख के भर दो प्रोबेबिलिटी, बस ऐसा ही एक सवाल और कराऊंगा, ठीक है। अब थोड़ा भारी, एआईपीएमटी में आया था, सीबीएसई पीएमटी में 2004 से 8 के बीच में आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखो आओ, क्वेश्चन ये था, पानी पी लेते हैं फिर करते हैं ना। अच्छा श्वेता, जो मैंने बोला ना वही करना है बच्चे, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। अरे दिन भर ब्लैक कॉफी नहीं पीना है भाई। कैपिटल आर डी का कर लेना यार, 1/2 1/2 1/4 आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ अगला देखो, अगला देखो, देखो अगला क्वेश्चन तगड़ा, अगले 2 क्वेश्चन तगड़े आने वाले हैं। इन ह्यूमन both male and female are heterozygous, both male and female are heterozygous for gene, heterozygous for gene capital A and capital B, and have gene D on X chromosome.
हैव जीन डी ऑन एक्स क्रोमोसोम। फिर क्या बताना है, व्हाट विल बी द probability, what will be the probability of what will be the probability of पहला मेल गैमीट, पहला मेल गैमीट विथ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल। ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के प्रैक्टिस करने को, ठीक है। मेल गैमीट विथ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट थोड़ा नीचे लिख देता हूं यार ताकि सॉल्यूशन भी यहीं पर हो जाए, है ना, अलग से कौन लिखेगा। दूसरा फीमेल गैमीट विथ जीनोटाइप स्मॉल ए बी डी, ये है बच्चों। अरे फॉर्क बनाने में भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा यार, फटाफट होगा। अरे आते हुए कॉफी पीकर आया था भाई। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो अब इस सवाल में कुछ जीनोटाइप नहीं दिया भाई, इसमें आपको सब कुछ खुद करना है। तो आइए समझते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना, मामला ये है बच्चों, सबसे पहले तो ये देखो, पहले इन पेरेंट का जीनोटाइप लिखते हैं, इन पेरेंट का जीनोटाइप लिखते हैं। जीनोटाइप लिखते हैं तो फिर क्या लिखूं भाई, क्या लिखूं, मेल और फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस हैं ए और बी के लिए। मतलब मेल पेरेंट का जीनोटाइप क्या है भाई, ए और बी के लिए हेट्रोजाइगस है, फीमेल पेरेंट भी ए और बी के लिए हेट्रोजाइगस है। हो गया इतना। अब और क्या लिखूं, दोनों के पास जो भी एक्स है उस पर स्मॉल डी है, दोनों के पास जितना एक्स है उस पर स्मॉल डी है, सही है। तो मेल तो भाई एक्स वाई होता है, फीमेल होती है एक्स एक्स, मेल होता है एक्स वाई, फीमेल होती है एक्स एक्स। अब जहां जहां एक्स दिखे स्मॉल डी लगा दो। क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि किसी के पास कैपिटल डी भी है। ओह सॉरी, एक सेकंड रुको भाई, मेल पेरेंट और फीमेल, साइन थोड़ा अलग लगा दिया था। मेल पेरेंट में एक्स पर स्मॉल डी लगा दिया, और फीमेल में एक्स तो 2 है तो स्मॉल डी 2 बार लगाना पड़ेगा। अरे जिसके पास जितने एक्स है, सौम्यदीप का सही है 1/8, सौम्या का भी सही है 1/8, और किसका सही है, अतीक तेरा गड़बड़ आ रहा है भाई, सुमंत का सही है, जानवी का सही है, हाँ बना दिया, मेल वाला तीर लगा दिया भाई, सिंबल सही कर दिया। ये आदित्य थोड़ा उल्टा है आंसर यार, है ना, 1/4 1/8, 1/8 1/4 क्या है, हाँ 1/8 1/4, हाँ सही है। चलो आ जाओ, देखो बच्चों आ जाओ आ जाओ, अभी देख लेते हैं। मेल और फीमेल का जीनोटाइप डिसाइड करना सीखो। आयुषी बिल्कुल आपका भी सही है, ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले आपको जीनोटाइप डिसाइड करना आना चाहिए। मेल फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तो लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों को, और लिखा है दोनों एक्स पर स्मॉल डी है। तो मेल तो भाई एक्स वाई है तो 1 डी लगेगा, 1 एक्स पर स्मॉल डी। फीमेल के पास 2 एक्स है तो 2 बार एक्स के साथ स्मॉल डी लगेगा। अब चलो गैमीट बनाते हैं। कौन से गैमीट की प्रोबेबिलिटी, इसकी, वही हिसाब करो जो अभी बताया था, पेरेंट को काट डालो। चलो काट डालते हैं, ए अलग बी अलग एक्स अलग। अब अगर कुछ ना होता, सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए होता तो क्या गैमीट बनता, कैपिटल ए स्मॉल ए। ये ना होता, सिर्फ कैपिटल बी स्मॉल बी होता तो गैमीट क्या बनता, कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर ये ना होता, एक्स डी वाई होता तो एक्स डी और वाई बनता गैमीट, यही बनता ना। हाँ श्वेता थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन फिर भी आप ध्यान दो पढ़ाई पर, है ना।
देखो बच्चे, मेल गैमीट, कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दो बने हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी दो में से एक, 1/2। इसी तरह स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी, कैपिटल बी स्मॉल बी दो है, स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी दो में से एक, 1/2। फिर दो है एक्स डी वाई, तो एक्स डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? दो में से एक, 1/2। तो क्या हो गया बच्चे? क्या हो गया? 1/8। लो, आ गया आंसर। हाँ सही है बच्चे, सही है। ठीक है, अब इधर भी, इधर भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो, इधर भी वही करो, कैपिटल ए स्मॉल ए दो गैमीट, इधर से कैपिटल बी स्मॉल बी दो गैमीट, इधर से तो एक ही टाइप का बनेगा, दैट इज एक्स डी, एक ही टाइप का बनेगा। तो स्मॉल ए आने के चांस भाई दो में से एक, 1/2। स्मॉल बी आने के चांस दो में से एक, 1/2। लेकिन डी तो एक ही है, तो 1/4। ये लो भाई, सही है। करेक्ट हुआ। कई लोगों का सही है, सही है, सही है। काव्या, अंश, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत सही होता रहता है। कोई ऐप पर डाउट नहीं बता रहा है, अभी कंसल्ट करता हूं, टेक टीम को बोलता हूं, जवाब दिया जाएगा आपको, चिंता ना करें। अभी वापस आ जाइए। हाँ भाई, मेल गैमीट में एक्स भी आता है, वाई भी आता है। आधे स्पर्म में एक्स होते हैं, आधे स्पर्म में वाई। ठीक है। अब बच्चों, एक आखिरी सवाल, गैमीट से रिलेटेड, गैमीट से रिलेटेड। एनसीईआरटी में जहां चैप्टर खत्म हुआ है, चैप्टर खत्म हुआ है, लिखा है हाउ में, आगे कलर चेंज किया जाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स will be produced by, will be produced by, how many types of gametes will be produced by an organism, by an organism which is heterozygous फॉर, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग है, फोकस फोकस, हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई। लोकाई मतलब लोकस, प्लूरल इज लोकाई, लोकस सिंगुलर है, लोकाई या लोकस क्या मतलब है इसका? पोजीशन। 4 पोजीशन पर हेट्रोजाइगस है, 4 पोजीशन पर। ठीक है, हाँ यार, ये लाइव डिले को बोल रखा है टेक टीम को, बहुत जल्दी करेंगे इसको, सही है ना। आ जाओ बच्चों, सुनो, देखो आगे समझो सवाल को। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, 4 लोकस पर, 4 पोजीशन पर हेट्रोजाइगस है। अरे 4 पोजीशन पर हेट्रोजाइगस है मतलब ये भाई, एक लोकस, 2 3 4, अरे 4 पोजीशन पर हेट्रोजाइगस है, तो कितने टाइप पूछा है बच्चे? तो ये तो टेट्रा हाइब्रिड हो गया ना, 4 हेट्रोजाइगस है। तो टाइप्स ऑफ गैमीट का फॉर्मूला 2n है, मतलब 2⁴। तो कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? 16 टाइप्स के, सिंपल, यही आंसर जाएगा। डन। हाँ परफेक्ट, क्या बात है, कई लोगों ने सही आंसर दिया, बल्क में लोगों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अच्छा आ जाओ, आ जाओ, सही है। एनसीईआरटी थी ये, तो एनसीईआरटी में इस लेवल के सवाल भी हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब अगला आओ बच्चों। अब एक आध सवाल मटर पर हो जाए, गैमीट पर बहुत हो गए, कुछ सवाल मटर पर हो जाए, कुछ सवाल आंखों के रंग पर हो जाए, कुछ एल्बिनिज्म पर हो जाए, तो बात बने। आ जाओ, चलो देखो। तो बच्चों अगला सवाल है, इन आ क्रॉस ऑफ गार्डन पी प्लांट,
मटर का क्रॉस करा रहे हैं हम, मटर का क्रॉस कराया, 89 टॉल प्लांट्स आए, 89 टॉल प्लांट्स आए, 89 टॉल प्लांट्स आए और 32 ड्वार्फ प्लांट्स आए, 32 ड्वार्फ प्लांट्स मिल गए। ठीक है, फिर सवाल यह है, देन व्हाट, पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या रहा होगा, देन व्हाट वुड हैव बीन द genotype of parents, what would have been the genotype of parents? ऑप्शन भी दे रहा हूं इस बार। क्या पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल टी टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी होगा? चौथा, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी होगा? आपके हवाले सवाल, बोलो भाई। उनको होमवर्क देना होगा। हाँ भाई, 3 3 3 3 3 3 3 3 परफेक्ट, सब समझदार है। दव्यास क्वेश्चन की क्वालिटी अलग है मॉड्यूल में हमारे नीट के हिसाब से, तो ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं है तो फिर पीडीएफ से उठा लेना क्वेश्चन, और क्या, थ्योरी कहीं से भी पढ़ लो, वैसे भी हम नोट्स लिखा ही रहे हैं, जो लिख रहे हैं उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक मैंने पिछले पीडीएफ में डाल दिया था, वो जो पीडीएफ है ना उसमें मैंने स्कैनर भी डाल दिया है, वहां से ले सकते हो टेलीग्राम के लिंक, है ना, स्कैनर डाल दिया मेन चैनल का, और चैट का भी अलग से लिंक डाल दिया है, वो चैनल नहीं है। इजी पीजी 3, बिल्कुल। अरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जवाब भी आसानी होते हैं भाई, डायहाइब्रिड से लेवल बढ़ेगा, अगली क्लास में देखना कमाल आ जाएगा। अच्छा देखो बच्चों, जिनको नहीं आया वो देखे, देखो टॉल इज टू ड्वार्फ, मैंने जानबूझकर 89 और 32 किया था ताकि कम पढ़े लिखे लोग उलझ जाएं। सही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फट से पकड़ लेंगे, सर ये तो अप्रोक्स 3:, अरे कम पढ़े लिखे लोगों को डॉक्टर भी नहीं बनना चाहिए भाई, जो पढ़ा लिखा हो वही डॉक्टर बनना चाहिए, नहीं तो जाके कांड करेंगे वहां। तो 89:32, वो मैं ब्लॉक करूंगा, चिंता ना करो सार्थक, है ना। तो 89:32, तो लगभग 3:1 है ये। मैं डायरेक्ट 90 और 30 लिख देता तो फट से कम पढ़ा लिखा वाला भी कर लेता। सही है, हाँ, तो 3:1, हमें सिर्फ यही तो ढूंढना था, कौन सा क्रॉस करने से 3:1 आएगा। याद करो, जब ये वाला क्रॉस करते हैं तभी ना 3:1 आता है, याद करो। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी करते हैं तो चेकर बोर्ड याद है तो देख लो, एक कैपिटल टी टी आता है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी टी, तो ये जो है 3 टॉल हैं और एक भाई डॉर्फ है, तो 3:1 तो तभी आता है जब ये क्रॉस करते हैं, तो आंसर वही जाएगा। ठीक है, तो आंसर 3rd। अगला सवाल बच्चों, an impure tall plant, an impure tall pea plant is crossed with dwarf plant। किससे क्रॉस हो रहा है? ड्वार्फ प्लांट से। एक इम्प्योर टॉल, इम्प्योर टॉल समझते हो, इम्प्योर टॉल समझते हो, अरे महाराज गौतम ऋषि, तूने तो बर्बाद कर दिया यार कॉन्सेप्ट को। भाई रुक जा तू, भाई सब लोग रुको,
गौतम ऋषि का थोड़ा कॉन्सेप्ट तगड़ा किया जाए भाई। भाई देख गौतम ऋषि, मामला ये है, ये क्रोमोसोम 1 है, ये 1 है, ठीक है, होमोलॉगस। यहां कैपिटल ए है, स्मॉल ए है। यहां क्रोमोसोम 1 में कैपिटल बी है, यहां स्मॉल बी है। यहां कैपिटल सी, स्मॉल सी है। डी लिया है ना भाई, तो डी ले लो यार, क्या है। रुको, यहां कैपिटल डी है, यहां स्मॉल डी है। यहां कैपिटल ई है, यहां स्मॉल ई है। देख ले गौतम, कितने लोकस पर यह हेट्रोजाइगस है? 4 पर। होमोलोगस क्रोमोसोम पर है तो एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा, चौथा, 4 हाइब्रिड हैं, तो 16 तरह के गैमीट बने। अच्छा वापस आओ। इम्प्योर टॉल का मतलब बिल्कुल सही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस। सही है, हाँ। अच्छा, C4 पाथ पे यूट्यूब पर अपलोड हो गया, ठीक है भैया, आपका भी नंबर आएगा, चिंता ना करो। अभी इम्प्योर टॉल पी प्लांट का क्रॉस किससे हुआ बच्चों? ड्वार्फ प्लांट से। किससे? ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है। अच्छा, इस क्रॉस विथ ड्वार्फ प्लांट एंड डॉब से क्रॉस हुआ एंड 2000 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड। क्रॉस कराए तो 2000 प्लांट्स आए एंड 2000 प्लांट्स वर क्रॉस्ड। सॉरी, एक मिनट, ठीक है। 2000 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, इतने प्लांट मिले, ऑफस्प्रिंग इतने आए, तो हाउ मेनी ऑफ देम देन, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी, नंबर 1, प्योर टॉल कितने होंगे भाई? प्योर टॉल कितने होंगे? दूसरा, इम्प्योर टॉल कितने होंगे? तीसरा, ड्वार्फ कितने होंगे? चौथा, प्योर प्लांट्स कितने होंगे? ये सवाल है। हो जाएगा? प्रीवियस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है भाई? क्या कर रहा है केपी साहब? बोलो, क्या गड़बड़ लग रहा है तुझे? कोई गड़बड़ नहीं है? बोल बोल, केपी 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 बोल दे भाई, केपी। पूरा नाम लिखा करो यार, तुम लोग अजीब सा लिखे रहते हो। कोई गड़बड़ नहीं है? तेरे समझने में गड़बड़ हो गई, उसको सही कर ले। इस क्रॉस को करेगा तभी 3:1 आएगा, ठीक है, हाँ। अच्छा चलो आ जाओ। इम्प्योर टॉल पी प्लांट किससे क्रॉस हुआ? डॉप प्लांट से। क्रॉस बना 0, 1 0, फिर 1000 1000 1000। अरे क्या बात है, कई लोग सही दे रहे हैं आंसर। ओह यश, पिछले वाले क्रॉस में पेरेंट्स कौन लिए थे? देख ले, ये क्वेश्चन ये नहीं है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन होता है इतने टॉल इतने ड्वार्फ मिले इन F2 जनरेशन, सही है, तो पेरेंट्स ये 2 वाला आ जाता। यहां पर तो सीधी बात है, कौन सा क्रॉस कराने पर 3:1 आएगा? तो इस क्रॉस को कराने पर 3:1 आ रहा है। F2 F1 थोड़ी पूछ रहा है, ठीक है, हाँ। आ जाओ, चलो भाई, हाँ, मैक्सिमम लोग सही दे रहे हैं। देखो बच्चों, इम्प्योर टॉल का मतलब क्या है? इम्प्योर टॉल का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हो रहा है ड्वार्फ से, मतलब स्मॉल टी टी। तो इधर से गैमीट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से क्या बना भाई? स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी टी, यही आएगा ना। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? टॉल। स्मॉल टी टी क्या है? ड्वार्फ। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, स्मॉल टी टी आने की 1/2। अरे दो में से एक, दो में से एक। अरे बच्चे, प्योर टॉल होता है कैपिटल टी वो तो एक भी नहीं है भाई, वहां 0। हाँ, इम्प्योर टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी कितने आए हैं? 2 में से एक, 1/2। तो 1/2 कर दो ना 2000 का, 2000 का हाफ कर दो तो 1000 आ गया। ड्वार्फ मतलब स्मॉल टी टी, तो स्मॉल टी टी ड्वार्फ भी तो 2 में से एक ही है, तो 1/2 कर दो 2000 का, ठीक है। अब प्योर
प्योर में तो बच्चे कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर नहीं है, ड्वार्फ ही प्योर है, मतलब स्मॉल टी टी। तो ये तो दो में से एक ही आया है, 1/2 कर दो 2000 का, 1000 आ गया। सही है, हाँ बिल्कुल सही है अतीक। हाँ सबने लगभग सही आंसर दिया है। ऋषभ तेरा एक गड़बड़ हुआ, बाकी सब सही है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, एक और सवाल, मटर पर एक सवाल और, मटर पर एक सवाल और, ठीक है। तो मामला यह है, मान लो एक सवाल है बच्चों, अब इसमें पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ रहा है, ठीक है। देखो अ गार्डन पी प्लांट, बच्चों ध्यान से, अ गार्डन पी प्लांट विथ, अ गार्डन पी प्लांट विथ प्योर वायलेट फ्लावर, ठीक है, इज क्रॉस्ड विथ, इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर प्लांट। किससे क्रॉस किया जा रहा है? व्हाइट फ्लावर प्लांट से। एंड 1000 ऑफस्प्रिंग्स आए या प्लांट्स आए इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन की बात हो रही है इस बार। देन हाउ मेनी ऑफ देम, देन हाउ मेनी ऑफ देम विल हैव, हाउ मेनी ऑफ देम विल हैव, पहला प्योर वायलेट फ्लावर, प्योर वायलेट फ्लावर, दूसरा इम्प्योर वायलेट फ्लावर, इम्प्योर वायलेट फ्लावर, तीसरा व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, चौथा प्योर फ्लावर। इस बार बच्चों, अब बच्चों इस बार पूरा क्रॉस, और सुनो, हाँ ठीक है, ध्यान से समझना भाई, मैं ये कह रहा हूं बच्चों, इस बार F2 जनरेशन पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेना पड़ेगा। तो चलो क्रॉस कराते हैं। एनसीईआरटी ने बच्चों वायलेट फ्लावर के लिए कैपिटल W यूज किया है, टेस्ट क्रॉस समझाते समय, अगर एनसीईआरटी याद है तो, और व्हाइट के लिए स्मॉल w। तो चलो प्योर वायलेट का क्रॉस व्हाइट से कराना है, तो प्योर वायलेट हो गया बच्चों कैपिटल WW, व्हाइट हो गया स्मॉल WW। बाकी क्रॉस खुद कर लो ना यार, मैं ही करूं, चलो कर देता हूं, क्या याद करोगे। इधर से गैमीट कैपिटल W, इधर से स्मॉल w, F1 क्या आया भाई? कैपिटल W स्मॉल w, एक भी कैपिटल W है तो वायलेट। F2 पाने के लिए, F2 पाने के लिए सेल्फिंग कराते हैं, तो चलो सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग करा दो। तो याद है चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर जब बनेगा, इधर से गैमीट कैपिटल W, इधर से स्मॉल w, दो गैमीट बनेंगे, इधर से भी दो गैमीट कैपिटल W स्मॉल w, पनेट स्क्वायर भर लो, क्या आया? कैपिटल WW, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल WW, क्या क्या आया? जिसके पास कैपिटल W है वो तो वायलेट है, चाहे एक कैपिटल W हो चाहे दो कैपिटल W हो, वो तो वायलेट ही है। स्मॉल WW वाला वाइट है। सवाल लगा लो, चलो ये F2 आ गया। F2 की तो बात की है क्वेश्चन में, 1000 पौधे आए हैं। अब देखो प्योर वायलेट मतलब समझते हो बच्चों, कैपिटल WW, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कैपिटल WW आने के 4 में से 1, 1/4, तो 1/4 कर दो 1000 का, तो कितना आया? 250। अब इम्प्योर वायलेट, इम्प्योर वायलेट तो बच्चे कैपिटल W स्मॉल w है, तो दो हैं आउट ऑफ 4, कैपिटल W स्मॉल w, 2/4 है, कर दो 1000 का, क्या हुआ? हाफ किया 500 आया। व्हाइट फ्लावर स्मॉल WW वाला तो 4 में से 1 है, तो 1/4 कर दो 1000 का, कितना आया? 250। प्योर फ्लावर, अरे प्योर फ्लावर में तो कैपिटल WW और स्मॉल WW दोनों आएंगे, तो दो है ना भाई,
तो 4 में से 2, 2/4 कर दो 1000 का, कितना आया? 500। हाँ, सार्थक, अभिजीत, समन, अतीक, इशिता, शुभ, राम, ईशा, अमित, पलक, मोहम्मद आथर, साक्षी, कौशल, अंश, चलो, हाँ, मानिया, पिंकी, हाँ ठीक है, सौम्यदीप, ठीक है बच्चों, आ जाओ। मटर के कुछ सवाल कर लिए, ठीक है। अब आपको मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, करने के लिए करना है सही, ठीक है। चलो, अब बच्चों आई कलर पर एक आध सवाल हो जाए। आइए बच्चों, ये सुनो, ह्यूमन में ब्राउन आई कलर डोमिनेंट है, ब्राउन आई कलर डोमिनेंट है, और ब्लू आई कलर रेसेसिव है, ब्लू आई कलर रेसेसिव है। तो चलो देखते हैं। इन ह्यूमन ब्राउन आई कलर, क्वेश्चन कंप्लीट होकर क्लास खत्म होगी भाई, ये ना बोलना सर हो गया टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन खत्म, आज की क्लास खत्म। इन ह्यूमन ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आई कलर, ओवर ब्लू आई कलर। ये तो जानकारी है आपको। अब सवाल सुनो, सवाल, what will be the genotype of parents, what will be the genotype of brown eyed parents, brown eyed है, जीनोटाइप बताना है, if they have a blue eyed child, उनका बच्चा कैसा है? एक ब्लू आइड है। बच्चों आसान से सवाल है, फिर भी समझो बच्चों, जिनको नहीं आता वो भी समझे, जिन्हें आता है वो भी समझे। देखो बच्चों, ब्राउन आई कलर डोमिनेंट है, इसका मतलब ये हुआ जो कैपिटल बी होगा या हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, दो वे से, है ना, मतलब एक भी डोमिनेंट एलील है, एक भी डोमिनेंट एलील है या दो डोमिनेंट एलील है, तो ब्राउन आई कलर आएगा बच्चों। और अगर स्मॉल बी है, रेसेसिव है, तभी ब्लू आएगा, क्योंकि रेसेसिव तो तभी आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात आई क्रॉस किसके बीच है। ध्यान देना, दोनों पेरेंट बच्चों ब्राउन आइड है, मेल फीमेल पेरेंट। सवाल करने का तरीका समझना, मेल और फीमेल पेरेंट दोनों ब्राउन आइड है, मेल और फीमेल पेरेंट दोनों ब्राउन आइड है। अरे तो ब्राउन आइड वाले पेरेंट कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी कुछ भी हो सकते हैं। अरे दो में से कुछ भी हो सकते हैं, सही है। और लेकिन उनका एक बच्चा ब्लू आइड है, जो बच्चा है वो ब्लू आइड है। ब्लू आइड चाइल्ड मतलब समझ रहे हो, बच्चे का जीनोटाइप स्मॉल बी भी है, फिक्स है। अब समझो बच्चों, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बच्चे के पास स्मॉल बी भी है, उसे अपने दोनों पेरेंट्स स्मॉल बी मिला है। अरे तो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट कैपिटल बी हो ही नहीं सकते। अगर होंगे तो बच्चे को स्मॉल बी कहां से मिला, बच्चे को स्मॉल बी कहां से मिला? तो हुआ ये कि दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस है, तो पापा से भी स्मॉल बी मिला, मम्मी से भी स्मॉल बी मिला, लो हो गया। तो दोनों पेरेंट बिल्कुल सब सही बता रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों का जीनोटाइप है क्या? जीनोटाइप दोनों पेरेंट्स का है क्या? कैपिटल बी स्मॉल बी, तभी ब्लू आइड वाला बच्चा आ सकता है। सही है, ठीक है बच्चों। एक सवाल और आई कलर पर, आई कलर पर एक सवाल और, फिर एल्बिनिज्म पर लाऊंगा, ठीक है। देखो अब जानकारी हो चुकी है, ब्राउन डोमिनेंट है, ब्लू रेसेसिव है ना। अब देखो, अब ब्राउन आइड मेल, अब ब्राउन आइड मेल whose mother is ब्लू आइड, एक ब्राउन आइड मेल है जिसकी मम्मी जो है ब्लू आइड है। कॉमा लगा रहा हूं, ध्यान देना, कॉमा लगा रहा हूं। अब ये जो ब्राउन आइड मेल है, मम्मी तो ब्लू आइड है,
अब इस ब्राउन आइड मेल की शादी हुई, मैरीज अ ब्लू आइड फीमेल। किसे शादी किया? एक ब्लू आइड फीमेल से। देन what is the probability of, then what is the probability of brown eyed child? brown eyed child आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आसान सवाल है सर, मोनोहाइब्रिड के सबके आसान है भाई। ओ दीपेंद्र भाई, एक पेरेंट भी कैपिटल बी नहीं हो सकता। अगर एक पेरेंट भी कैपिटल बी है, एक कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो सुन जरा, बच्चे को स्मॉल बी कहां से मिला? एक पेरेंट से तो स्मॉल बी मिल गया, दूसरा स्मॉल बी कहां से है? सही है? हाँ, तो पंगा नहीं करो भाई, जो बताया गया है फॉलो करो, मकसद से भटकना नहीं है। हाँ चलो, हाँ आंसर, राहुल तेरा आंसर गड़बड़ आ रहा है भाई, बागी सही है। ओके चलिए बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, मैथ जेनेटिक्स तो तगड़ी होने वाली है बच्चों। देखो अब सुनो मेरी बात, मेल कैसा है? ब्राउन आइड। मेल कैसा है? ब्राउन आइड। फीमेल जिससे शादी हो रही है वो कैसी है? ब्लू आइड। ध्यान देना ऐसे सवाल को करने का। तो ब्राउन आइड मेल तो बच्चे कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, लेकिन ब्लू आइड फीमेल तो फिक्स है, स्मॉल बी होगी, ये फिक्स है। अब बच्चा ब्राउन आइड मेल, लेकिन अब इसको क्या लूं? अरे भाई, इसकी मम्मी जी जो है स्मॉल बी है। इसका मतलब इस बंदे को अपनी मम्मी से भी तो एक एलील मिला है, एक एलील पापा से मिला, एक मम्मी से, तो मम्मी तो स्मॉल बी है, मतलब इस बंदे को अपनी मम्मी से एक स्मॉल बी मिला है, पापा से कैपिटल बी, तभी तो ये ब्राउन आइड है। इसका मतलब ये ब्राउन आइड मेल कैपिटल बी नहीं हो सकता। सही है? सिर्फ कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है। ब्राउन आइड है इसलिए कैपिटल बी तो है, लेकिन मम्मी से स्मॉल बी मिला है। हाँ तो क्रॉस बना लो। क्या क्रॉस बनाओ? इधर से स्मॉल बी, इधर से दो गैमीट, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो लो क्रॉस बना के भर लो। तो क्या आया? कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी बच्चों, ये ब्राउन आइड बच्चा है और ये ब्लू आइड है, तो इनके बच्चे ब्राउन आइड आएंगे, इसके चांस कितने हैं? 1/2। अब ब्लू आइड आएंगे, उसके भी 1/2, या बोलो 50%। तो मैंने सवाल पूछा था ब्राउन आइड आने के 50% आंसर, ब्लू आइड पूछता तो भी 50%। मैं तेरा आंसर गलत हो गया भाई। ठीक है, अब हो गया। हाँ, अभी 2 सवाल और होंगे, पंगा नहीं कुछ भी। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है? 2 सवाल और, हाँ बिल्कुल। अब एल्बिनिज्म पर सवाल करने, 1-2 सवाल करा देता हूं। अरे मैंने 1/4 पढ़ा था राहुल, तूने 1/2 बोला था क्या? हाँ ठीक है, फिर सही है, मैंने 1/4 देखा था, किसी का 1/4 था, किसी और ने दिया था, तेरा नाम आ गया ऊपर नीचे। चलो भाई, अब बच्चों ह्यूमन में जो एल्बिनिज्म है, एल्बिनिज्म जो है एक ऑटोजोमल रेसेसिव बीमारी है। ऑटोजोमल रेसेसिव बीमारी है। क्या मतलब है इसका? अरे मतलब इस बीमारी की जीन सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं है, ऑटोजोम पर है। सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं, ऑटोजोम पर है। अरे आते हैं भाई सवाल, तभी तो इससे तगड़े सवाल आए हुए हैं, दिखाऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे। तो ऑटोजोम पर है, सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं। और रेसेसिव बीमारी है मतलब बीमार वही होगा जो स्मॉल ए होगा। ठीक है? हां, अब सुनो, सवाल यह है, एक सवाल कराता हूं, 2 कराऊं, एक कराता हूं, है ना? हाँ, एक सवाल कराता हूं।
इन ह्यूमन एल्बिनिज्म, बाकी सवाल आ ही जाएंगे, एक सवाल करा देता हूं ना, ठीक है। देखो बच्चों, इन ह्यूमन एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, ठीक है। अब देखो जरा, अ ब्राउन आइड मेल, क्या अ ब्राउन आइड मेल, एक सवाल करा, तुम ज्यादा भूख लगी है। अ ब्राउन आइड मेल, एक कोई बात नहीं, एक करा देता हूं। अ ब्राउन आइड मेल whose father is albinic, एक ब्राउन, सॉरी ओ यार, रुको रुको, तुम लोग के चक्कर में ना, एक दो के चक्कर में, हाँ इधर देखो, आ जाओ, देखो भाई, अ नॉर्मल मेल whose father is albinic, एक नॉर्मल मेल है जिसके पिताजी एल्बिनिक हैं, ये शादी करता है एक फीमेल से whose, इसके पिताजी भी एल्बिनिक है, खानदान गड़बड़ है, whose father is albinic, इसके पिताजी भी एल्बिनिक हैं, एंड मदर, मम्मी बिल्कुल नॉर्मल है, मदर इज होमोजाइगस नॉर्मल, मम्मी कैसी है, होमोजाइगस नॉर्मल है। देन व्हाट इज द probability, then what is the probability of child to be, एक ही में दो करवा देता हूं, टू बी कैरियर एंड, एक ही सवाल में दो फिट कर देता हूं, ठीक है, हाँ दो, एक के नाम पर दो हो जाएंगे, टू बी कैरियर एंड एल्बिनिक रेस्पेक्टिवली, कैरियर आने की प्रोबेबिलिटी और एल्बिनिक आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। अमन पिटेगा तू मेरे हाथ से, पिटेगा। और कौन है ये, मनीष कुशवाहा, सुन ले भाई, हाँ अरे मैंने दोनों एक के साथ एक फ्री में करा रहा हूं, सुनो भाई, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले एल्बिनिज्म बीमारी के बारे में सुनो। एल्बिनिज्म जो बीमारी होती है बच्चों, इसमें मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता। क्या नहीं बनता, मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता, तो पूरा शरीर ना व्हाइट होता है, टॉप टू बॉटम बिल्कुल व्हाइट, सही है, आईब्रो आई लैसेस पूरा बॉडी व्हाइट, ठीक है। अब सुनो, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं बच्चे, देखो एल्बिनिज्म बीमारी जो है उसमें अगर कोई कैपिटल ए है, मतलब वो नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। कैपिटल स्मॉल ए है, अरे बीमारी रेसेसिव एलील के कारण है भाई, तो एक डोमिनेंट एलील है तो भी नॉर्मल होगा ना, किंतु बीमारी का कैरियर है, बीमारी नहीं होगी इसको, क्योंकि डोमिनेंट एलील है ना एक, वो बचा लेगा। हाँ बीमार तभी होगा, एल्बिनिक तभी होगा, या डिजीज तभी होगा, रेसेसिव बीमारी का यही मतलब है, जब दोनों रेसेसिव एलील होंगे तभी बीमार होगा, सही है। हाँ तो ये तो हो गई जानकारी सवाल की, ठीक। अब सवाल पर आते हैं, आ जाओ बच्चों, अरे 2 मिनट भी नहीं लगने, आ जाओ। देखो एक नॉर्मल मेल है, कैसा है मेल, नॉर्मल मेल है। तो नॉर्मल मेल बच्चों सुनो, तो नॉर्मल मेल को मैं कैसे लिखूंगा, देखो ना, नॉर्मल मेल को मैं कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए लिख सकता हूं, नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा अब नॉर्मल मेल ये है, फीमेल के बारे में नॉर्मल नहीं लिखा है, फीमेल के बारे में नॉर्मल कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा है, इसके जो पापा हैं, नहीं पिंक कलर से, इसके जो पापा हैं वो तो एल्बिनिक है, मतलब स्मॉल है, पापा इस लड़की के एल्बिनिक है, स्मॉल है। मम्मी होमोजाइगस नॉर्मल है, मतलब होमोजाइगस नॉर्मल मतलब क्या, कैपिटल ए, नॉर्मल कुछ नहीं लिखा है, लिखा है पापा जो है एल्बिनिक है, स्मॉल है, मम्मी जो है होमोजाइगस नॉर्मल, मतलब कैपिटल ए। अरे भाई इस लड़की को अपनी मम्मी से कैपिटल ए मिला है और पापा से स्मॉल ए, मतलब ये कैसी है, कैपिटल ए स्मॉल ए,
सही है। हाँ, अब ये जो नॉर्मल मेल है ये तो दो है, फैसला क्या करूं कि क्या है ये? तो नॉर्मल मेल तो है, लेकिन इसके पिताजी अल्बिनिक है भाई। अरे इसके पिताजी भी स्मॉल ए हैं, इसके पिताजी भी मेल के भी अल्बिनिक है। अरे तो इसे पापा से एक एलील मिला, एक मम्मी से, लेकिन पापा के पास तो स्मॉल ए ही है, इसका मतलब पापा से इसको स्मॉल ए मिला है। समझ रहे हो? मतलब ये नॉर्मल वाला भी कैपिटल ए नहीं हो सकता, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। सही है? पापा से स्मॉल ए मिला, मम्मी से कैपिटल ए, मतलब दोनों हेट्रोजाइगस, क्रॉस बना लो। अरे भाई क्रॉस बनाओगे, चेकर बोर्ड बना लो। इधर से गैमीट आएंगे दो, कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर से आएंगे दो, कैपिटल ए स्मॉल ए, चेकर बोर्ड बना लो। क्या? तो क्या क्या आया? कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। सही है? तो देखो ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना। ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए है नॉर्मल है, अरे ये सब नॉर्मल है भाई, लेकिन नॉर्मल के साथ कैरियर, तो कैरियर तो बच्चे ये दो हैं, तो कैरियर तो कैपिटल ए स्मॉल ए है भाई। कितने आए हैं? 4 में से 2, 2/4, दैट इज 50%। सही है? और एल्बिनिक बीमार ये है, ये अल्बिनिक है, तो बीमार आने के चांस कितने हैं? 4 में से 1, 1/4, 25%। सही है? हाँ, 50 और 25। हाँ बिल्कुल। अब बच्चे, अरे भाई ये देखो, एक डोमिनेंट एलील, बीमारी रेसेसिव वाली है, एक भी डोमिनेंट एलील होगा तो रेसेसिव एलील बीमारी वाला कुछ नहीं कर पाएगा, असर सिर्फ डोमिनेंट एलील का दिखेगा। ठीक है? हाँ। अब बच्चों देखो, सुन लो, बस क्लोज कर रहा हूं। मोनोहाइब्रिड से रिलेटेड सारे क्रॉस करा दिए, ठीक। अब होमवर्क मार्क कर लो, बस फिर चलते हैं अगली क्लास में। डायहाइब्रिड क्रॉस तगड़ा होने, एल्बिनिक मतलब मेलानिन का ना होना, पूरी बॉडी सफेद होती है, आनंद कुमार। ठीक है? तो क्वेश्चन टिक कर लो भाई होमवर्क के लिए। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेक्शन 1 मैं लिख देता हूं होमवर्क के लिए। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, फिर 3 3, इसके बाद 7, ठीक है, और इसके बाद 12 हो गया। और जो नहीं बोल रहा हूं वो बिल्कुल ना करना, हवा नहीं लगेगी। अभी 1-2 क्लास और हो जाए फिर करना। ठीक है? अब एक्सरसाइज 1 से भी ले लो भाई, एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन ले लो। एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1, अब पेज लिख देता हूं, पेज, ये क्वेश्चन 30, पेज 13 और 14 का हो गया। अब पेज 46 से क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, ठीक है, 8 कर सकते हो, और 10 करने की कोशिश करना। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है? और क्या करोगे? बाकी रहने दो अभी, या कर लो 21 नंबर, पेज नंबर 46 और 47। ठीक है? और क्वेश्चन 22 कर सकते हो, सॉरी ये, हाँ सॉरी, 22 कर लो, 23 कर लो, 24 कर लो, 25 करो, 27 करो, और
28 कर लो, 30 कर सकते हो, 32 कर लो, 33, 35 कर सकते हो, 36 कर सकते हो। ठीक है, बाकी बचा के रखो बात के लिए, मतलब 46, 47 और पेज 48, पेज 48, पेज 46, हाँ ये होमवर्क है। ठीक है, चलो अगली क्लास से हर क्लास में मिलेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ बस 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 बस, एमकेजीपीडिया बहुत जल्दी रीस्टार्ट करूंगा। एक्चुअली अभी पुराने रिकॉर्डेड नहीं आए ना बच्चे यूट्यूब पर, जैसे ही आएंगे फिर उनको नया शुरू कर देंगे। टेस्ट सिलेबस अपलोड हो गया बच्चे, अचीवर 1 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा आएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस फ्राइडे सैटरडे तक जो पढ़ा दिया जाएगा वो आएगा। ठीक है, 2.1 को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बस आएगा, वो भी कहां तक, जहां तक पढ़ा दिया जाएगा सैटरडे तक। मॉड्यूल की हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सेम है। मजा आया ना, अभी बहुत मजा आएगा बच्चे। ठीक है, अरे भाई नोट्स दे तो रहे हैं यार पीडीएफ में, तुझे हर सब चीज टेलीग्राम में चाहिए। चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए।